सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला को याद करने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि आज हम स्वरों को एक एक करके और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में याद करेंगे। तो जिन जिन विद्यार्थी अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कर वो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह रहा मेरा वादा। तो सबसे पहले हम याद करेंगे क्या, सबसे पहले हम वर्णमाला में जो आप सबसे बाद में पढ़ते हैं तो उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। सबसे डिफिकल्ट पॉइंट यही होते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा। तो हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, सघोष को समझेंगे, सघोष समझेंगे और समझेंगे अघोष कि आखिर सघोष और अघोष होते क्या हैं। सघोष और अघोष होते क्या है, तो देखो सघोष या फिर घोष, घोष का अर्थ सभी को पता होगा कि क्या होता है। तो घोष का अर्थ हमने क्या देखा, तो वायु या फिर हवा देखा। क्या होता है, वायु या फिर हवा होता है। ठीक है भैया, वायु या हवा होता है। लेकिन सा और आ का अर्थ क्या होता है, तो जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं या कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो आ का अर्थ होता है नकारात्मक, मतलब उसके साथ वो चीज नहीं जुड़ी होनी चाहिए। तो हमने इसमें क्या देखा, आ का अर्थ देखा कि हाँ वायु क्या होगी, अघोष में साथ नहीं होगी। तो हमने देखा इसमें सघोष या फिर घोष और अघोष। इसको हम और सरल शब्द में याद करें तो कैसा होगा, सघोष मतलब होता है कि वायु या वर्ण में क्या होना, हवा का साथ होना। ठीक है, क्या होना, हवा का। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु साथ होती है। क्या होती है, वायु साथ होगी, साथ होती है। क्यों होती है साथ, क्योंकि सा, जैसे हम कोई भी वर्ण बोलते हैं ना, आप सभी स्वर ले लीजिए, आज हम स्वर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप कोई भी स्वर ले लीजिए तो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनको बोलना बहुत ही आसान होता है कि जैसे उनके आ ई उ ए और ओ और औ, इनको बोलना बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि ये सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसलिए मैं आपको सघोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ा रहा हूं। तो जब वर्ण उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, वायु साथ होती है। और जब वायु साथ होगी तो क्या, जो स्वर तंत्रिका है ना, स्वर तंत्रिकाएं हैं, उनमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, कंपन होता है। तो आपका एक पॉइंट यही से है कि सघोष में स्वर तंत्रिकाओं का कंपन होता है कि अघोष में। तो देखो आपने क्या देखा, सघोष मतलब साथ है हवा। जब हवा साथ है तो जाहिर सी बात है जब हम कोई भी वर्ण बोलेंगे तो स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा, कंपन होगा। तो आपको सघोष अच्छी तरीके से में आ गया होगा। अब आते हैं अघोष। अघोष क्या होता है, जब हम कोई भी वर्ण उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई भी स्वर तंत्रिकाएं कंपन नहीं होती क्योंकि भाई हवा ही साथ में नहीं है। जब हवा साथ में नहीं होगी तो आप खुद ही बताइए स्वर तंत्रिकाएं कंपन होगी, नहीं होगी। ऐसा देखो, ऐसे समझ लो कि भैया कुएं में पानी नहीं है और अपन ने मोटर चालू कर दी, और जब कुएं में पानी नहीं है मोटर चालू कर दी तो क्या पानी आएगा, नहीं आएगा। तो मोटर में क्या होगा, घर्षण पैदा होगा और मोटर खराब हो जाएगी। ऐसे ही है अघोष, भैया हवा है ही नहीं है और अपन वर्ण बोलते जा रहे हैं। क्या होता है, जब वर्ण उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, वायु साथ नहीं होती है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा, कंपन नहीं होगा। हाँ, स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा, कंपन नहीं होगा। अब आई आपको बात समझ में कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कब होगा, जब वायु साथ होगी
तो देखो जब कोई वायु साथ रहेगी, जब वायु निकलेगी तो स्वर तंत्रिका में क्या हो जाएगी, कंपन उत्पन्न हो जाएगा। और जब नहीं होगा तो स्वर तंत्रिका में कंपन होगा क्या, नहीं होगा। तो इससे हमने यही चीज सीखी है कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कब होता है और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, कब नहीं होता है। तो क्या देगा, अघोष। अघोष में क्या होता है कि कंपन स्वर तंत्रिकाओं में नहीं होता है, क्योंकि वो सीधी ही चली जाएंगी, ठीक है, सीधी ही चली जाएंगी, तो उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, अपनी गराहट टाइप की आएगी। और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कब होता है, जब सघोष हवा का साथ हो, मतलब वर्ण के साथ हवा भी जा रही हो। इसके बाद हम आते हैं किस पे, तो अल्प प्राण और महाप्राण पे। सॉरी, रुमाल लेना भूल गया था। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। सर आप पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वर्णमाला के साथ पढ़ाया जाता है ना, तो वर्णमाला के साथ पढ़ाया जाता है तो वो तो भाई किताबों में रहता, हमें किताबों के तरीके से नहीं चलना, हमें तो अपने तरीके से चलना है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी। और अभी तो जब वो हम याद करेंगे कि भैया स्वरों को कहां कहां से बोला जाता है। अब आते हैं किस पे, सघोष और अघोष को पढ़ने के बाद अल्प प्राण और महाप्राण। सर ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, इनका मैटर सघोष और अघोष के साथ ही जुड़ा रहता है। ऐसा क्या, हाँ यार भाई ऐसा ही होता है। क्यों होता है, देखो अल्प प्राण मतलब वो वर्ण होते हैं जिनको हमें बोलने में थोड़ा समय लगता है, जिनको हम झटके में बोल देते हैं, आ आ ई उ, ठीक है ना, इनको हमने कितने झटके में बोल दिया, और सघोष भी हो रहा है, ठीक है। अब महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनको हमें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, या स्वर, या अपन स्वर ले लो या फिर व्यंजन ले लो, उनको बोलने में क्या लगेगा, हमको टाइम लगेगा। इसके बाद आएंगे जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां उनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। तो हम आते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब क्या होते हैं, ऐसे वर्ण, क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है। और क्या होगा, महाप्राण, ऐसे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण जिन्हें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। अच्छा ये बात होती है, हाँ भाई यही बात होती है, जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, तो अल्पप्राण कहते हैं। और जिनको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, उनको महाप्राण बोलते हैं। तो क्या जो सुर होते हैं ना, सभी स्वर रहते हैं ना, सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी स्वर होते हैं, एक तो होते हैं सघोष और प्लस अल्पप्राण होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सुर किस श्रेणी में आते हैं, सघोष में आते हैं कि अघोष में आते हैं। तो स्वर आते हैं सघोष श्रेणी में। हमने देखा था ना सघोष का अर्थ क्या होता है, सघोष का अर्थ होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो। तो हमने देखा था आ ई उ बोल को, और क्या होते हैं, बहुत जल्दी बोले जाते हैं, तो क्या होते हैं, अल्पप्राण। अल्पप्राण का आप नेगेटिव में नहीं लेना कि अल्पप्राण अच्छे वर्ण होते हैं, हमें उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है ना। और अब आ जाएंगे हम किस पे, तो अब आते हैं हमने सघोष और महाप्राण को समझ लो। महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं, तो महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनको हम जब उनको उच्चारण करते हैं ना, तो उनको बोलने में बहुत सारा समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। जैसे आप ले लो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं, वो होते हैं महाप्राण।
और वो क्या होते हैं, वो अघोष होते हैं, इसलिए तो हम उनको ऊष्म में या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। आज हम आपको स्वर का पूरा एक एक करके पॉइंट समझा देंगे। तो स्वर का हमने क्या देखा था कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी स्वर संघोष होते हैं। और क्या होते हैं, तो वो तो होते हैं अल्पप्राण। अब आते हैं अपन स्वरों के बारे में याद करते हैं कि आखिर स्वर कितने होते हैं और इनको कहाँ कहाँ से उच्चारण किया जाता है, कहाँ कहाँ से क्या, जैसे मुख द्वार से, जीभ के आधार पे और ओठों के आधार पे। पहले हम याद करेंगे स्वरों को कि आखिर स्वर का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, मात्राओं के अनुसार। तो स्वरों को जानने से पहले हम क्या देख लें, स्वरों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मात्राओं के आधार पे, मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किसने किया। देखो इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन भैया, इसको वो आसान में नहीं लेना कि क्या कुछ भी होगा। तो सबसे पहले मात्राओं के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किसने किया था, तो अपने पाणिनि हो जाएंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मात्राओं के आधार पे क्या मिलता है, मात्राओं के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो किसके किसके द्वारा मिलता है, पाणिनि ने क्या कहा था कि मात्राओं के अनुसार एक मात्रा हास्य स्वर, क्या कहा था, एक मात्रा हास्य स्वर, दुई मात्रा दीर्घ स्वर। ठीक है, इसको इन्होंने कहा था। अगर आता है कहीं पे कि एक मात्रा हास्य स्वर, दीर्घ मात्रा, दुई मात्रा हास्य दीर्घ स्वर किसके द्वारा कहा गया है, तो पाणिनि के द्वारा कहा गया। और पाणिनि की कौन सी बुक हो जाएगी, तो अष्ट अध्याय हो जाएगी। अब आते हैं मात्राओं के आधार पे, तो अपने भैया ले लिया कि मात्राओं के आधार पे हो गया। अब आ जाएंगे हम स्वर कि आखिर स्वर कितने होते हैं, इनको लेखन की और मूल स्वर और उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वरों को रखा गया है। देखो अगर पूछा जाता है उच्चारण के अनुसार कि लेखन की दृष्टि से पूछा जाए, लेखन की दृष्टि से पूछा जाता है तो 13 होते हैं। ठीक है, और अगर उच्चारण के और मूल पूछा जाए, मूल स्वर पूछा जाए तो 11 होते हैं। अगर पूछा जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, उच्चारण स्वर, तो कितने होते हैं, 10। और यही 10 स्वर हम पढ़ेंगे। 10 स्वर तो ठीक है हम पढ़ेंगे, लेकिन उनको पूछा जाता है कि गले से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, मूर्ध से बोला जाता है कि ओष्ठ से बोला जाता है, उसको भी हम याद करेंगे। क्योंकि आप लोग रट रट परेशान हो जाते हैं कि आ ई को कंठ से बोला, आ को कंठ से बोला जाता है, ऊ को मूर्ध से बोला जाता है, वो सब नहीं, हम अभी याद करेंगे। सबसे पहले हम याद करते हैं एक ट्रिक, उस ट्रिक का नाम हो गया KTM2। सर इस ट्रिक का नाम कहीं देखा है, नहीं। देखो के से आया कंठ, कंठ तालुब, क्या हो जाएगा, मूर्धय, दंत और ओष्ठ। क्या हो जाएगा, KTM। ठीक है, मूर्ध दंत ओष्ठ, कंठ तालुब मूर्ध दंत ओष्ठ।
इससे क्या टर्म निकली KTM2। तो सर ये अभी क्यों पढ़ा रहे, ये तो हम वर्णमाला में पढ़ेंगे। हाँ भाई वर्णमाला में पढ़ेंगे, लेकिन हमें स्वरों को भी तो याद करना है कि सुर कहाँ से बोले जाएंगे। इसको आप पहले याद कर लोगे ना तो बाद में कठिनाई नहीं होगी। तो हम क्या देखेंगे, कंठ, तालोब, मूर्ध, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। क्या हो जाएगा KTM2। आजकल बच्चे नहीं रहते कहते हैं KTM2 KTM2, तो वही हमने निकाला KTM2। अब ये तो भैया हो गया किसने बाद का पोर्शन कि कंठ, तालोब, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, इसको हमने पढ़ लिया, अभी समझ लिया। अब आते हैं स्वर कि आखिर अपने क्या देखे थे, लेखन की दृष्टि से 13, मूल स्वर 11 और उच्चारण की दृष्टि से होते हैं 10 स्वर। तो हमें 10 ही स्वर को देखना है। अब कहां से देखेंगे, तो देखो आ ई उ ए ओ और औ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आ ई उ ए। अब इसका बनाएंगे हम, क्या हो गए जी 10 स्वर हो गए। ठीक है भैया 10 स्वर हो गए। अब इसके बनाए हमने क्या किया, 2-2 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। ये पेयर क्यों बनाए, अब देखते। इसके नीचे गिनती लेनी है 1 2 5, 1 + 2 और 1 + 5। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आ होता है ना, आ किससे बोला जाता है, तो वो कंठ से बोला जाता है। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे आया ना। तो आ हमने किसको बोला, आ बोला हमने कंठ से। एक के बाद दो आया, किसको बोला हमने, तालुब से। उ किससे बोला, ओष्ठ मतलब ओष्ठ से बोला। 1 2 मतलब 1 और 2। कंठ और तालुब से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो 1 2 किस पे आया, तो ए पे आया। और 1 5 पे कौन सा आएगा, तो ओष्ठ आएगा। मतलब ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है, तो ओ और औ। इसको आपको देखो समझ नहीं आया तो 1 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 1 + 2 और 1 + 5 लिख दिया। कहीं पे दिक्कत, नो दिक्कत। अगर दिक्कत हो तो आप हमें बताना। इसको आप 1-2 बार और याद करना तो याद हो जाएगा। हमने देखा आ 1, तो किससे बोलेंगे हम, कंठ से। उ 2 मतलब किससे बोलेंगे, तालुब से। ई मतलब 5 कौन आता है, तो ओष्ठ आता है। आप मन में याद कर लो KTM2, तो DO मतलब होता है क्या, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आ ई उ ए। ठीक है, आ ई उ ए आता है 1 + 2 मतलब कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा। और ओ औ किससे बोला जाएगा, तो कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा, कंठ तालुब से ए बोला जाएगा। ठीक, किस तरीके से हमने सरल तरीके से याद कर लिया। अब आता है स्वरों का वर्गीकरण कि भैया स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर लिख लो आप, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्वरों का उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सर ये क्या होता है, तो ये होता है स्वरों का वर्गीकरण कि अपने हास्य स्वर, हास्य या मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो वो पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं। और क्या होता है, विलुप्त स्वर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, विलुप्त स्वर। तो हास्य स्वर कितने होते हैं, जितने भी छोटे स्वर हैं, आ ले लो, ई ले लो, ओ ले लो और ऋषि ले लो। ठीक है ना, ऋषि लेंगे तो हम कितने, 4 हो जाएंगे।
आ लिया हमने, ऊ लिया, ई लिया और ऋषि लिया। ये क्या होते हैं? ये मूल या फिर हास्य स्वर होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। आप अगर कहीं बुक में देखोगे लूसेंट में तो इनकी संख्या 3 बताएगा, लेकिन 4 होते हैं मूल या फिर हास्य स्वर उच्चारण की दृष्टि से। इसके बाद दीर्घ स्वर। देखो दीर्घ स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं, इसलिए हम उसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हम सजाती में बांटेंगे कि सजाती स्वर और एक हो जाते हैं विजातीय स्वर। और प्लुप्त स्वर आप सभी को पता होता है कि वो स्वर जिनको बोलने में 2 सेकंड से अधिक, जैसे एक लिखा जो हो गया ना ए वाले स्वर, जैसे अपन राम लिखते हैं राम, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत पढ़ा होगा, इसलिए ये प्लुप्त स्वर हो गया। मेरा बस बताने का तरीका था। तो मूल या फिर हास्य स्वर कितने से होते हैं? तो मूल या हास्य स्वर 4 होते हैं। बस हमको इतना याद रखना, आ ई ऋषि क्या होते हैं? ये मूल स्वर होते हैं। इसके बाद आते हैं, तो हमने ए देखा, अपना स्वर के बोलते हैं वो किस आधार में बोलते हैं कि आ ई बोला, ठीक है, आ ई उ और ए औ किस आधार बोला? तो कंठ ताल मूर्त दंत ओष्ठ को हमने एक बार लिख लिया था। अब आएंगे किस पे? तो अब आते हैं हम सजातीय स्वर और विजातीय स्वर कि सजातीय स्वर और विजातीय स्वर आखिर होते क्या है? क्या सजातीय स्वर और विजातीय स्वर आखिर होते क्या हैं? देखो सजातीय स्वर, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वो होते हैं जो समान स्वरों से बनते हैं। समान स्वरों से अर्थात क्या होता है? जैसे छोटा, छोटा से क्या बनेगा? बड़ा, छोटी, छोटी से बनेगी क्या? बड़ी, छोटा ऊ से बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो छोटा आ प्लस छोटा आ से बनता है क्या? बड़ा आ। छोटी ई प्लस बड़ी ई से क्या बनती है? छोटी ई प्लस छोटी ई से बनती है बड़ी ई। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। इसको बोलते हैं हम सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जैसे आ, ई और उ है 3 स्वर क्या हो जाएंगे? सजातीय स्वर, जो अपने ही परिवार के साथ मिलके बने हैं। सजाती क्या होता है? एक ही परिवार, मतलब एक ही परिवार क्या होता है? देखो उ ई एक ही परिवार है, मतलब छोटी छोटी ऊ नहीं लेना चाहिए, ऊ भी होता है, नहीं ऊ नहीं होता है, बड़ी ही नहीं होगा, ऊ छोटे परिवार के हैं, तो छोटे परिवार को मिलकर उन्होंने बड़ी परिवार बनाया। आ से मिलकर क्या बना दिया? बड़ा। अब आते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वर ऐसे होते हैं जो 2 विभिन्न स्वर से बनते हैं। कैसे? जैसे हमने बड़ा आ और छोटा और बड़ा आ को मिल लिया। पहले लेते हैं आ प्लस ऊ, तो क्या बनता है? ओ बनता है। आप जब गुण संधि पढ़ोगे तो है बनेगा, ठीक है। और आ प्लस ए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस ई तो छोटा ए बनेगा। और आ प्लस ओ, आ प्लस ओ तो क्या बनेगा? औ बनता है। तो हमारे क्या होगा? ए हो गया हमारे सजातीय स्वर कि आ और ई से बन के क्या बना? ओ बना। आ छोटा ए और छोटी ई बन से क्या बना? तो ई हो गया, बड़ा ए बना। छोटा आ और छोटी ई बन से क्या बन गया? ए बन गया। ए और आई, ठीक है, ए और आई लगते हैं, ठीक है। और छोटा आ और ओ से क्या बना? औ बना। तो हमारे क्या टोटल हो गए? 7। हमारे क्या हो गए? टोटल हो गए 7। क्या हो गए? 7, 3 और 4 क्या हो गए? दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7 हो गए। और हमने मूल क्या पढ़े थे? हास्य स्वर, ठीक है, मूल या फिर हास्य स्वर कितने पढ़े थे? 4। तो 4 3 7, मतलब जो अपने मूल स्वर होते हैं ना वो कितने? 11 पढ़े थे। और उच्चारण की दृष्टि से कितने? 10 पढ़े थे अपन ने, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से हमने कितने? 10 स्वर पढ़े थे। अब आ जाएंगे किस पे? हम अब पढ़ेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि देखो मुख द्वार पे खुलने पे बांटा है, ओष्ठ के खुलने पे बांटा है, और किस पे बांटा है? और जिह्वा के
खुलने पे बांटा है कि इनको किन किन आधार पे लिखा जाता है, किन किन आधार पे क्या होता है, लिखा जाता है। तो अब आते हैं सबसे पहले हम पहले आएंगे हम जिह्वा का याद करें। पहले आप मुख द्वार के खुलने के आधार पे, कि मुख द्वार के खुलने के आधार पे कैसे कैसे बोला जाता है। इधर लिख लो अपन आ ई उ ई उ औ। ठीक है, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा है 4 भागों में। ये 4 भाग क्या हैं, तो देखो किताबों में लिखा होगा विव्रतमुखी, संव्रतमुखी, विव्रतमुखी और अर्ध संव्रतमुखी। कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं होते, लेकिन हम पढ़ेंगे एक डायग्राम के आधार पे। डायग्राम बनना है प्लस 4 हो गया ना, देखो हो गया 4। इधर लिखा अपन ने क्या, विव्रत, इधर लिखा क्या, संव्रत। विव्रत के नीचे अर्ध लिख दूं, अर्ध विव्रत, और संव्रत के नीचे अर्ध संव्रत लिख दूं। इसको कैसे याद करें, देखो विव्रत, विव्रत मतलब क्या होता है, वो अपन छोड़ दो कि विव्रत मतलब आधा मुंह खुला के आधा मुंह बंद होगा। हमें इससे कोई जरूरी नहीं है कि आधा मुंह खुला के आधा मुंह बंद है। हमें बस इतना रहता है कि मुख द्वार पे खुलने के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, विव्रत, अर्ध विव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत। अब ये पूछा जाता है कि विव्रत से कौन से स्वर बोले जाते हैं, अर्ध विव्रत से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कि संव्रत से कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो अपन आएंगे सबसे पहले आ, तो विव्रत पे लिख दो सबसे पहले बड़ा आ। हमने क्या लिख दिया, बड़ा आ लिख दिया। अब इधर लिख दो संव्रत, संव्रत में लिख दो उ, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी बड़ी। सर अभी याद नहीं होगा, बने रहे ना, ठीक है ना, जाना कहीं नहीं। और लिख देना ओ और ए। ठीक है, अब आते हैं जो भी बचा, जो भी बचा, कौन कौन बचा, देखो ई ए ओ औ। ठीक है, तो ये लिख लो, और आम भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे इतने। अब आते हैं विव्रत। अब इसको याद करने का तरीका देखेंगे, किसको याद किस प्रकार करा जाएगा। देखो विव्रत हमने देखा था सबसे पहले कहां से आ बोला जाता है, तो विव्रत से कौन सा बोला जाता है, आ बोला जाता है। अब इसको लिख दो 4/2। देखो 4/2, और आप याद करो गुण संधि, गुण संधि याद करी होगी। अगर ओ के साथ, आ के साथ ओ आए, आ के साथ उ आए तो क्या बनता, ओ बनता है, और आ के साथ ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने देखा विव्रत, विव्रत का अर्थ क्या होता है, तो विव्रत मतलब होता है जो थोड़ा बहुत मुंह है ना, थोड़ा बहुत मुंह, जैसे अपन उ ई मतलब जो है ना बू, क्या होता है, थोड़ा गोलाकार हो जाए। तो उ ई। मुख द्वार के खुलने पर अगर संव्रत से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, 4, और नीचे कौन से आ जाएंगे, 2। हमने लिखा ना 4, देखो भाग जाते तो अपन ऐसे लिखते हैं, 4/2 लिखते हैं। तो हमने इसको याद करने का तरीका याद किया। और अर्ध विव्रत मतलब कौन सा हो जाएगा, तो अर्ध विव्रत से आप नीचे वाला याद करना कि ओ और ए आ जाएगा, और जो भी बचा कुचा रहेगा वो अपन अर्ध विव्रत में लिख देंगे। अर्ध संव्रत है ये, सॉरी अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत हो जाएगा। ठीक है वही अर्ध संव्रत हो जाएगा। तो विव्रत से छोटा बड़ा देखा,
फिर समरस से जो ही बचा हमने उसको लिख दिया, और अर्ध समरस से हमने जो बचा वो लिखा, अर्ध समरस से ओ और ए लिखा, बाकी बचा है जो उसमें लिख दिया। अब आएंगे मुख द्वार के बाद जिह्वा के आधार पे, कि जिह्वा के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो जिह्वा के आधार पे जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जीभ के आधार पर बांटा है 3 भागों में। हमने बनाई जीभ, क्या बनाई, जीभ बनाई। तो बीच में क्या लिखेंगे हम, आप याद रखना बीच में लिखना छोटा आ, इसमें बड़ा नहीं लिखना। और आगे है ना, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे हम छोटी ई और बड़ी ई, ए। इसको कैसे याद किया, देखो जीभ, और जीभ से अपन जब भी कोई स्वाद चखते हैं ना तो कैसे बोलते हैं, ऐसे ई में बोलते हैं, ई बोलेंगे, ई ए। और अपन जब देखो कोई भी चीज अपन खाते हैं तो बोलते हैं ए यार क्या खिला दिया है, ई बोलते हैं। लड़के देखा होगा जब भी कोई चीज खा लेंगे खट्टी या मीठी चीज, तो आगे भाषा से ही ई अपन निकालते हैं और ए। और जो भी कुछ बचा, अब बचा क्या है, तो बचा है अपना बड़ा ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा और औ बचा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 4 10। तो अपने कितने मानक स्वर अपने उच्चारण की दृष्टि से 10 ही भागों में बांटा था। अब आ जाएंगे किस पे आधार पे, तो उसको भी आपने जीभ देखा होगा, जीभ के हमने कितने 3 पार्ट बनाए थे, ठीक है, 3 पार्ट बनाए। तो बीच में क्या लिखा था, छोटा, आगे क्या लिख देंगे, ई ए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, जीभ के बाद आते हैं ओंठ। ओंठ के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पे, ओंठ के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे। तो ओष्ठ के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटेंगे क्या, एक बांटेंगे अपन आवृत्तमुखी, इधर लिखो वृत्तमुखी, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी क्या होता है, वृत्तमुखी देखो ओष्ठ में क्या होता है, जिनमें पूरा मुंह है ना क्या हो जाता है, ओ प्रकार का बन जाता है। जैसे हम देखें तो ओ उ और क्या बनेगा, उ और औ, क्या बनेगा, उ ओ और औ बनेगा। और क्या बोला जाता है, इससे एक और बोला जाता है अम की चंद्र बिंदी, इससे भी विवृत्तमुख से बोला जाता है। इसके बाद आवृत्तमुखी से क्या बोलेगा, जिसमें मुंह होता है ना, ओंठ आधे खुले रहते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, इसमें अपने बचा क्या है, ई ए आ और बड़ा आ। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और आ ई 1 2 3 4 5 ई हाँ 6 हो गए ना, उधर कितने हो गए, 5 हो गए हैं। तो हमने देखा कि ओंठ के आधार पे कितने भागों में देखा हमने, ओंठ के आधार पे 5 भागों में, 2 भागों में देखा कि वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी उ होता है, ओ होता है। आप देखो खुद ही बताओ, जैसे अपन वृत्तमुखी ओंठ से बोलेंगे तो उ बोलेंगे, उ ओ और औ, ठीक है। और अवृत्तमुखी जिसमें ओंठ क्या होता है, अर्धचंद्राकार होता है। तो इसको हमने आज सुरों को अच्छी तरीके से याद किया है, और कल हम क्या करेंगे याद। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है, किसी भी चीज को मैंने गलत पढ़ा दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर ये गलत है या आपने गलत पढ़ा दिया है, क्योंकि हिंदी वाला पोर्शन सबकी किताबों में अलग अलग रहता है। मेरे से जितना हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप बताना, इसकी शॉर्ट वीडियो में एक बार बना के डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, तो कल हम पूरी वर्णमाला को याद करेंगे। वर्णमाला का चैप्टर स्वर होता है, फिर होता है वर्ण, ठीक है। तो वर्णों को हम कल अच्छे से याद करेंगे, व्यंजनों को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ऊष् व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन को अच्छे तरीके से याद करेंगे। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, इनको भी
देखेंगे और सरल और आसान शब्दों में याद करेंगे। अंत में यही कहना है, अभी तक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर शेयर करें, ठीक है। इसमें मेरा भी फायदा और आपका फायदा, कि मेरा फायदा है कि मुझे और अच्छे बच्चे पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, और बच्चों को क्या फायदा है कि उनको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता। अभी रट लोगे, बाद में भूल जाओगे पेपर में, क्योंकि जो चीज हम सरल और आसान शब्दों में याद करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से याद करते हैं, वही हमारे पेपर में बचता है। तो लास्ट में यही कहना है, तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन या घंटा वाले बटन पर प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे होगा जब भी वीडियो डलेगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगा, ठीक है। धन्यवाद।